एग्जैक्ट कंपोनेंट्स के बारे में हमें जानते हैं और बाकी चीज़ों के बारे में सिर्फ जो हैं वो वहम व गुमान की दुनिया में रहते हैं। किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन आने पर वो उसको बेहतर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, जिस वजह से परेशानी और इसकी वजह से टेंशन में बहुत इजाफा हो जाता है। दैट्स वाई इससे पहले कि मैं आपके साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिजीज़ और उनके ट्रीटमेंट को डिस्कस करूं, मैं आपसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मर्दाना जिनसी निज़ाम के तमाम कंपोनेंट्स, उसके हिस्सों, वो कैसे काम करते हैं, वो किधर मौजूद हैं, उनके ऊपर आपसे बात करूंगा ताकि आपको अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो सबसे पहले आज हम ये सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। देन मैं आपको बताऊंगा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हैं, मतलब कि एक मर्द के अंदर वो कौन से तमाम ऑर्गन्स हैं जो मिलके इसका रिप्रोडक्टिव यानी जिनसी निज़ाम बनाते हैं। इसके अंदर एक्सटर्नल यानी बैरूनी और अंदरूनी तमाम ऑर्गन्स को देखेंगे हम। इन ऑर्गन्स के अंदर हम देखेंगे कि स्क्रोटम क्या है, टेस्टिस का क्या रोल है, स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है, सेमिनल वेसिकल्स क्या हैं, इजैकुलेटरी डक्ट क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे और देन पीनस के बारे में। नॉर्मली लोग जस्ट पीनस और टेस्टिस इन दो ऑर्गन्स के बारे में जानते हैं और इनको ही तमाम रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझते हैं, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के और भी कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनके बगैर रिप्रोडक्टिव सिस्टम होना नामुमकिन है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इजैकुलेशन को। तमाम जितना भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इस सब का पर्पस जो एंड रिज़ल्ट निकलता है वो होता है इजैकुलेशन। इसलिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके जो जितने पार्ट्स हैं उनका स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस देखने के बाद हम इजैकुलेशन को भी लाजमी देखेंगे। इजैकुलेशन से मुराद किसी भी जो है वो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में एंड रिज़ल्ट के तौर पे सीमन का निकलना जो होता है, इसको इजैकुलेशन का नाम दिया जाता है। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन या इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहली बात क्या आती है, मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो जो मेल स्पर्म्स हैं उनको प्रोड्यूस करें, और ना सिर्फ उनको प्रोड्यूस करें बल्कि उनको सेफली और इफ़ेक्टिवली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक ट्रांसफ़र भी करने के ज़िम्मेदार हैं। इसके अंदर वो तमाम स्ट्रक्चर जिसका मतलब है आते हैं जो कि स्पर्म्स की प्रोडक्शन और उसके बाद स्पर्म्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक ट्रांसफ़र करने के ज़िम्मेदार हैं, जैसे टेस्टिस, पीनस, इजैकुलेटरी डक्ट, ये तमाम चीज़ें। ये जितने भी ऑर्गन्स हम पढ़ेंगे इनके जो फंक्शंस होंगे वो तीन ही चीज़ों से रिलेट कर रहे होंगे। सबसे पहली बात प्रोडक्शन, इसमें वो ऑर्गन्स होंगे जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन और हार्मोन्स की प्रोडक्शन के ज़िम्मेदार होंगे, जैसे टेस्टिस। इसके अंदर वो ऑर्गन्स हम पढ़ेंगे जो उन फिर स्पर्म्स की स्टोरेज के ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि स्पर्म्स प्रोड्यूस होने के फ़ौरन बाद ही या स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद रिलीज़ नहीं होते, वो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। तो वो कहाँ स्टोर होते हैं, किस ऑर्गन में स्टोर होते हैं, हम वो देखेंगे। देन रिलीज़ ऑफ स्पर्म्स, कि टेस्टिस में स्पर्म्स बनने के बाद वो स्पर्म्स किस रूट के थ्रू, क्या वे होता है, क्या प्रोसेस होता है जिससे वो रिलीज़ होते हैं, इन सब चीज़ों से हम गो थ्रू करेंगे। इन तमाम जो हम पढ़ेंगे, जो हम ऑर्गन्स के बारे में आज हम लर्न करेंगे, इन तमाम ऑर्गन्स को जब एक साथ देखते हैं तो मेडिकल साइंस के अंदर इनको गनेट्स का नाम दिया जाता है। अब ये रिप्रोडक्शन का जो सारा सिस्टम हम पढ़ रहे हैं ये लाजमी क्यों है? ये लाजमी इस वजह से है कि रिप्रोडक्शन
के बगैर किसी भी स्पीशी का सरवाइव करना नामुमकिन है। रिप्रोडक्शन ही वो प्रोसेस है जिसकी वजह से कोई भी नस्ल और कोई भी स्पीशी, चाहे वो कोई भी जानदार हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसका सर्वाइवल सिर्फ़ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इस चीज़ का फ़र्क आता है कि हर जानदार के अंदर और हर लिविंग स्पीशी के अंदर रिप्रोडक्शन का मैकेनिज़्म मुख्तलिफ है। ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन का मैकेनिज़्म फीमेल और फीमेल इन दोनों को इन्वॉल्व करके होता है। दैन इसके बाद हम देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर सबसे पहले आता है पीनस। हर मेल के पास एक पीनस एज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होता है। 2 टेस्टिस हर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होती हैं। 2 एपिडिडमिस, ये अब एक मेडिकल टर्म है। इसके बारे में जितनी भी टर्म्स यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा भी, उन तमाम टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो के अंदर, ताकि आप जान सकें कि क्या क्या चीज़ें आपके रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट हैं। 2 डिफरेंट डक्ट्स, ये डक्ट्स और जो एपिडिडमिस की बात है, ये टेस्टिस से स्पर्म्स को लेकर तो हमारे पीनस तक लाते हैं, इनका ये फंक्शन होता है। 2 स्पर्मेटिक कॉर्ड्स, ये वो जो बंडल्स हैं या ये धागेनुमा चीज़ें हैं जिनकी मदद से हमारे टेस्टिस जो हैं वो हमारी बॉडी के बाहर हैंग कर रहे हैं। 2 सेमिनल वेसिकल्स, ये एक ग्लैंड्स हैं। ये ग्लैंड्स सिक्रीशन हमारे स्पर्म्स के अंदर ऐड करते हैं इससे पहले कि वो रिलीज़ हों और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक जाएं। ये उनके अंदर सर्टन सिक्रीशंस का जो है वो इजाफा करते हैं। देन 2 इजैक्यूलेटरी डक्ट्स, इजैक्यूलेटरी डक्ट्स भी इस चीज़ का ज़िम्मेदार हैं कि स्पर्म्स सेफली और इफ़ेक्टिवली टेस्टिस से निकल के फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक पहुंच जाएं। एक प्रोस्टेट ग्लैंड भी हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये ग्लैंड जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आजकल के दौर में इसके रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां आम हैं, इसलिए इसको पढ़ना और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं अब टेस्टिस के ऊपर। जैसे कि हम ऊपर देख के आए कि हर मेल के अंदर 2 टेस्टिस होती हैं। पेयर होता है टेस्टिस का जो कि बॉडी के बाहर हैंग कर रही होती हैं। ये दोनों टेस्टिस हमारी बॉडी के साथ एक धागा नुमा चीज़ के साथ अटैच होते हैं जिसको हम स्पर्मेटिक कॉर्ड्स कहते हैं। ये दोनों टेस्टिस, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हमारी बॉडी के बाहर हैंग कर रहे हैं। ये दोनों टेस्टिस जो होते हैं ये अब हमारी बॉडी के बाहर ऐसे ही नहीं हैंग कर रहे, बल्कि इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। एक आप यूँ समझ लें कि एक पाउच नुमा चीज़ होती है जिसको हम मेडिकल साइंस के अंदर स्क्रोटम का नाम देते हैं। ये स्क्रोटम जो होता है ये इन दोनों टेस्टिस को होल्ड करके रखता है और इनकी हिफाजत का ज़िम्मेदार होता है। अब टेस्टिस का फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन, टेस्टिस का मेन फंक्शन ये है कि ये मेल के अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस करवाते हैं। स्पर्म्स वो चीज़ है जिसके बगैर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नामुमकिन और बगैर किसी फ़ायदे के है। तो टेस्टिस वो मेन ऑर्गन हैं जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन के ज़िम्मेदार हैं। इनके अंदर अब स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए सर्टन और स्पेसिफिक सेल्स होते हैं। वो सेल्स ये काम करते हैं कि वो स्पर्म्स की प्रोडक्शन करवाते रहते हैं। अब जो इनके अब अगर हम टेस्टिस के अंदर भी देखें कि टेस्टिस के अंदर सेल्स हैं जो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब अगर हम देखें कि वो जो सेल्स हैं वो सेल्स कहाँ मौजूद हैं हमारी टेस्टिस में, तो वो हमारी टेस्टिस को अगर देखा जाए तो उसके अंदर बहुत सारी ट्यूब्स नुमा चीज़ें होती हैं
उन ट्यूब्स को कहते हैं सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल्स। वो सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल्स जिनका एक गुच्छा सा बना होता है टेस्टिस के अंदर, वो जिम्मेदार हैं जिनके अंदर स्पर्म्स बनते हैं और डिलीवर होते हैं। और उन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं जो कि स्पर्म्स की प्रोडक्शन का जिम्मेदार होते हैं। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे कि अब टेस्टिस के पार्ट्स कौन कौन से हैं, जिनके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ा सा गाइड किया है। हर टेस्टिकल जो होता है, टेस्टिकल भी टेस्टिस को ही कहते हैं, इसके फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स होती हैं, फिर रेटी टेस्टिस होती हैं, फिर एफरेंट डक्ट्स होती हैं, उसके बाद एपिडिडमिस आती है, उसके बाद ट्यूनिका एल्बुजिनिया आती है। अब इन तमाम पार्ट्स की हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कि ये तमाम पार्ट्स क्या हैं और इनका क्या रोल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया पे। ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया टेस्टिस के गिर्द एक बारीक सी तय होती है जो कि हमारी टेस्टिस की हिफाजत करती है। ये एक टिश्यू की लेयर है, या आप जिसे बारीक सी तय कह रहे हैं, जो मैंने आपको पहले बोला, जो कि हमारी टेस्टिस को सराउंड की होती है, उसको घेरे हुए होती है, और ये उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदार है। सेमी नेफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में भी मैं आपको बता तो चुका हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं मज़ीद कि इसका क्या फ़ंक्शन है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये स्पर्म्स की प्रोडक्शन के ज़िम्मेदार हैं। देन इन ट्यूब्यूल्स के अंदर जो मैंने आपको बताया कि सेल्स मौजूद होते हैं, जो सेल्स स्पर्म्स की प्रोडक्शन का ज़िम्मेदार हैं, वो सेल्स को हम कहते हैं जर्म सेल्स। वो जर्म सेल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जब डेवलप होते हैं तो वो स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं। ये एक साइंटिफिक टर्म है, स्पर्मेटोसाइट्स। स्पर्मेटोसाइट्स के बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब जर्म सेल्स जो ये सारा प्रोसीजर कर रहे हैं कि स्पर्मेटोसाइट बन रही हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के अमल से, उस सारे प्रोसेस को जो हो रहा होता है वो हो रहा होता है सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के अंदर। और ये वाली जो हैं, इनके अंदर मज़ीद और जो सेल्स मौजूद होते हैं उनके अंदर लाइडिंग सेल्स भी आते हैं। अब लाइडिंग सेल्स का क्या काम है? लाइडिंग सेल्स जो मेल हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो कि मर्द की सेक्स ड्राइव का ज़िम्मेदार होता है, ये उसको प्रोड्यूस करने के ज़िम्मेदार होते हैं। अगर लाइडिंग सेल्स ना हों तो कभी भी किसी मेल को कभी भी सेक्स ड्राइव एक्सपीरियंस ना हो। इसके बाद आती है, इसका जो पार्ट है वो है रेटी टेस्टिस। अब रेटी टेस्टिस क्या है? सेमी नेफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जब स्पर्म्स की प्रोडक्शन हो जाती है तो वो स्पर्म्स वहाँ से बन के रेटी टेस्टिस के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर स्टोर हो जाते हैं। तो दिस स्ट्रक्चर कम्स इमीडिएटली आफ्टर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, कि ये उसके फ़ौरन बाद मौजूद होता है। द स्पर्म्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर रिसीव्ड हेयर। वो तमाम स्पर्म जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बन गए वो यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद आते हैं एफरन डक्ट्स क्या आती हैं। अब वो तमाम स्पर्म्स जो रेटी टेस्टिस में चले गए, जब वो आगे जाएंगे, फर्दर मूव करेंगे, तो वो एफरन डक्ट्स में जाते हैं। वो डायरेक्ट पीनस तक नहीं चले जाते। अब ये आप देखेंगे वो डायरेक्ट पीनस तक नहीं जा रहे, जबकि ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर से वो गुजर के आगे जा रहे हैं। तो रेटी टेस्टिस के बाद जो अगला स्ट्रक्चर है वो आता है एफरन डक्ट्स का। एफरन डक्ट्स के अंदर स्पर्म्स जाकर फिर वहाँ स्टोर हो जाते हैं कुछ देर के लिए, और फिर वहाँ से वो एपिडिडमस की तरफ मूव कर जाते हैं। एपिडिडमस भी एक एफरन डक्ट्स की तरह का स्ट्रक्चर है जो कि स्पर्म्स को होल्ड करके रखता है इससे पहले कि वो रिलीज़ हो जाएं।
यहाँ तक स्पर्म्स टेस्टिस में प्रोड्यूस होने के बाद रेटे टेस्टिस, वहाँ से वो एफरन डक्ट्स, वहाँ से वो एपिडिडमस में आ गए और ये उनकी फाइनल स्टोरेज फार्म है। यहाँ पर वो तब तक स्टोर रहेंगे जब तक किसी ब्रेन की तरफ से सिग्नल नहीं जाता कि स्पर्म्स को अब रिलीज़ किया जाए। यहाँ पर वो अब स्टोर्ड रहेंगे। तो हमने ये भी पढ़ा कि टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर मौजूद होते हैं, तो फिर हम स्क्रोटम को भी लाजमी पढ़ते हैं कि स्क्रोटम का क्या काम है। तो गाइस होता कुछ इस तरह है कि जो हमारी स्पर्म्स प्रोडक्शन है टेस्टिस के अंदर, वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के ऊपर होना नामुमकिन है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं हो सकते। इस वजह से कुदरत ने टेस्टिस को जिस्म के बाहर लटकाया हुआ है या हैंग किया हुआ है थ्रू स्पर्मेटिक कॉर्ड, और वो हैंग हो रहे हैं स्क्रोटम के अंदर। अब स्क्रोटम के अंदर ये खासियत मौजूद है कि जब सर्दी का मौसम होता है तो स्क्रोटम की स्किन जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से टेस्टिस हमारी बॉडी के साथ आके टच कर जाते हैं, जहाँ से उन्हें गर्मी मिलती है और वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। जबकि अगर यही बाहर के माहौल में गर्मी हो तो ये जो स्क्रोटम की स्किन होती है ये रिलैक्स और डायलेट हो जाती है। एज ए रिज़ल्ट हमारे टेस्टिस मूव करके हमारी बॉडी से मज़ीद दूर चले जाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी से बच सकें, क्योंकि गर्मी के अंदर हमारे जिस्म का टेम्परेचर ऑलरेडी हाई हुआ होता है। तो हम देखते हैं कि ये जो वो तमाम प्रोसेस स्क्रोटम की स्किन कर रही है, ये अंदर कौन से स्ट्रक्चर हैं जो ये तमाम प्रोसेस करवाते हैं और ये किस तरह होता है। तो स्क्रोटम इज़ एन इन्वेलप अराउंड द टेस्टिस हैंगिंग आउटसाइड द बॉडी। ये टेस्टिस के गिर्द एक इन्वेलप है जो कि बॉडी के बाहर हैंग हो रहा है। इट्स स्किन usually has more content of pigment and the color is usually darker than body। अब ये जो स्किन होती है, जो स्क्रोटम की स्किन होती है, ये हमारी बॉडी की बाकी तमाम स्किन से डिफरेंट होती है, बिकॉज़ इसके अंदर जो पिगमेंट यानी कि जो डार्कनेस करवाता है स्किन की, वो बाकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसका कलर भी इस वजह से काफ़ी डार्क होता है। स्क्रोटम इज़ वे टू प्रोटेक्ट द टेस्टिस फ्रॉम एक्सेसिव हीट इनसाइड द बॉडी। अब मैंने आपको यही इससे पहले बताया है कि स्क्रोटम का मकसद ही टेस्टिस को जो हमारे जिस्म की हीट है उससे बचाना है। द टेम्परेचर needed for sperm production inside the testes is lower than the body temperature which is about 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर स्पर्म प्रोडक्शन को हमने कामयाब बनाना है तो उसके लिए टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम रखना पड़ेगा, और उसको कम रखने के लिए टेस्टिस को जिस्म से बाहर जाना पड़ेगा, और जब वो बाहर जाएंगी तो फिर उनके प्रोटेक्शन के लिए स्क्रोटम का काम आएगा। To achieve this low temperature, testes are hung outside the body in the scrotum। उसके बाद अब ये जो तमाम फंक्शंस आपने स्क्रोटम के देखे हैं, ये तमाम फंक्शंस स्क्रोटम कैसे परफॉर्म करता है, इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कभी इसको कॉन्ट्रैक्ट करवा के टेस्टिस को बॉडी के करीब ले जाती हैं, कभी इसको रिलैक्स करवा के बॉडी से दूर कर देती हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसके पार्ट्स के अंदर, स्क्रोटम के पार्ट्स के अंदर दो पार्ट्स मेन पार्ट्स हैं, जिसके अंदर जो सबसे पहला पार्ट है वो है डॉर्टिस मसल्स, जबकि जो दूसरा पार्ट है वो है क्रीमेस्टर मसल्स। तो बेसिकली जो स्क्रोटम है वो दो तरह के मसल्स से मिलकर बना होता है, एक डॉर्टिस मसल्स और एक क्रीमेस्टर मसल्स। अब जो डॉर्टिस मसल्स होते हैं इनका फंक्शन ये होता है कि जब टेम्परेचर एनवायरनमेंट का कोल्ड हो, जब बाहर ठंड हो,
तो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो टेस्टिस हमारे बॉडी के करीब चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो हीट कंपनसेशन है वो अमल में आती है और वो एक्सेसिव ठंड से बच जाते हैं। जबकि जो क्रीमेस्टर मसल्स है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट वर्क करते हैं। क्रीमेस्टर मसल्स जो है होते हैं वो स्क्रोटम की स्किन को रिलैक्स करने के ज़िम्मेदार हैं, और जब एनवायरनमेंट के अंदर जो होता है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो ये रिलैक्स करवा देते हैं स्क्रोटम की स्किन को। एज ए रिज़ल्ट स्क्रोटम की स्किन डायलेट हो जाती है और हमारे टेस्टिस हमारी बॉडी से दूर चले जाते हैं। इस तरह जो हमारी बॉडी का एक्सेसिव टेम्परेचर है वो कंपनसेट हो जाता है। इससे नेक्स्ट जो पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पीनस। अब पीनस के बारे में तो नॉर्मली सब लोग जानते हैं, लेकिन ये कैसे काम करता है, इसका फंक्शन क्या है, ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसका कौन सा पार्ट इसकी इरेक्शन करवाता है, इसका कौन सा पार्ट इसकी जो स्पर्म्स को रिलीज़ करवाने का ज़िम्मेदार है, इसके किस पार्ट को क्या नाम देते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो पीनस इज़ द मेल कपोलेटरी ऑर्गन एंड इज़ यूज्ड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स to the female reproductive tract for the urine and is also used for urination as well। अब बात ये है कि जो मेल का ये यूरिथ्रा या जिसको हम पीनस कहते हैं ये ड्यूल फंक्शन करता है। ये एक फंक्शन तो ये करता है कि जो स्पर्म्स होते हैं उनको फीमेल की बॉडी तक लेके जाता है और वहाँ तक ट्रांसफ़र करता है। इसका दूसरा पार्ट ये है कि ये यूरिनेशन यानी कि जो पेशाब करने का अमल है ये वो भी करवाता है, तो ये ड्यूल फंक्शन परफॉर्म करता है। अब ये दोनों काम करने के लिए इसके डिफरेंट कनेक्शंस होते हैं। जब ये स्पर्म्स की प्रोडक्शन की रिलीज़ करवाता है तो इसका कनेक्शन टेस्टिस के साथ होता है, और जब ये यूरिनेशन करवाता है तो इसका कनेक्शन हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर है, जो पेशाब का मसाना है, इसका कनेक्शन उसके साथ जाके मिलता है। तो दोनों तरह के फंक्शन में इसके दो डिफरेंट तरह के कनेक्शंस देखने में आते हैं। इट हैज़ कनेक्शन टू बोथ द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरिनरी डक्ट्स एंड विद द डक्ट्स थ्रू द डक्ट सिस्टम इनसाइड द टेस्टिस। तो अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि जो डक्ट्स या जो नालियाँ इसको ब्लैडर के साथ कनेक्ट करती हैं यूरिनेशन के लिए, उनको उन नालियों को हम कह देते हैं यूरिनरी डक्ट्स यानी कि पेशाब की नालियाँ। और जो इसको रिप्रोडक्शन के एतबार से टेस्टिस के साथ कनेक्ट कर देते हैं उनको हम कहते हैं जो टेस्टिस की डक्ट सिस्टम है, यानी कि टेस्टिस की नालियाँ। अब It is in erectile form when the male is sexually excited। जब एक मेल सेक्सुअली एक्साइटेड हो जाता है तो ये अपनी रिलैक्स फॉर्म से इरेक्टेड फॉर्म में चला जाता है। अब ये रिलैक्स फॉर्म से इरेक्टेड फॉर्म में किस तरह जाता है, ये इसके डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि अब हम यहाँ देखेंगे कि इसका कौन सा पार्ट इसकी इरेक्शन का ज़िम्मेदार है। तो पीनस के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे जो इसका पहला पार्ट होता है वो होती है पीनस की जड़, जिसको रूट ऑफ पीनस भी कहते हैं। पीनस की जड़ से क्या मुराद है, पीनस हमारी बॉडी को जिस पॉइंट पर अटैच होता है उस पॉइंट वाली जगह को हम रूट ऑफ पीनस या पीनस की जड़ का नाम देते हैं, और ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब जो दूसरी इसका पार्ट होता है वो होता है शाफ्ट ऑफ पीनस। शाफ्ट से मुराद जो जड़ होती है पीनस की, वहाँ से लेके जो आगे इसकी फ्रंट होता है, फ्रंट ओपनिंग होती है, वहाँ तक का इसका तमाम जो एरिया होता है इसको पीनस की शाफ्ट का नाम देते हैं।
और इसका तीसरा पार्ट होता है ग्लैंड्स पीनस, जो पीनस के फ्रंट के ऊपर उभरी नुमा जगह मौजूद होती है, जहाँ पर यूरिथ्रा और पीनस की ओपनिंग मौजूद है, उसको ग्लैंड्स पीनस का नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो पीनस की जड़ है या रूट ऑफ पीनस वो कहाँ पर है और उसका क्या काम है। पीनस रूट लाइज इन द पेरिनियम, जो पीनस की रूट है वो पेरिनियम वाले पार्ट में। पेरिनियम क्या होता है कि जहाँ पर आप पीनस अटैच है एग्जैक्ट उस जगह को पेरिनियम का नाम दिया जाता है। इट इज़ सिचुएटेड एट द पॉइंट बिलो वेयर पीनस इज़ अटैच्ड, ये उस जगह के थोड़ा सा नीचे मौजूद होती है जहाँ पर पीनस अटैच है। यानी कि पीनस की जो जड़ है वो इस तरह से है कि वो आपकी टेस्टिस के नीचे से होके गुजर रही है, और पीनस इस तरह जो है वो कर्व्ड फॉर्म में होता है, बाहर भी कर्व्ड फॉर्म में और अंदर जाके वो टेस्टिस के नीचे से होके गुजर रहा है। It is attached to the fascia and pubic ramus and pubic symphysis with the help of suspensory ligaments। अब ये कुछ साइंटिफिक टर्म्स हैं जो बॉडी के अंदर मौजूद हैं, ये कुछ एरियाज़ का नाम है। तो ये इन तमाम एरियाज़ के साथ सस्पेंसरी लिगामेंट्स की मदद से अटैच होता है। इसके बाद आ जाता है शाफ्ट ऑफ पीनस, यानी कि बॉडी ऑफ पीनस जो हमें बाहर नज़र आती है, उसका क्या काम है। द बॉडी ऑफ पीनस इज़ कॉल्ड एज शाफ्ट ऑफ पीनस, जो बाहर पीनस नज़र आ रहा है इसको शाफ्ट ऑफ पीनस या बॉडी ऑफ पीनस कहते हैं। दिस शाफ्ट कंटेन्स मसल्स एंड नर्व सप्लाईज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेक्शन ऑफ पीनस ऑन रिसीविंग स्पेसिफिक नर्व स्टिमुलेशन। There is also rich blood supply which run along the entire penis and provides blood flow necessary for the erection of penis। तो अब यहाँ वो ये बात कर रहा है कि जो इसकी बॉडी होती है इसके अंदर क्या कुछ मौजूद होता है। इसके अंदर मसल्स मौजूद होते हैं, इसके अंदर ब्लड सप्लाई या वेन्स या खून की नालियाँ मौजूद होती हैं, इसके अंदर जो ब्रेन से सिग्नल लेने वाली नर्व्स होती हैं वो मौजूद होती हैं। जब ब्रेन से सिग्नल आता है वो नर्व्स के थ्रू आता है, वो नर्व्स के थ्रू आ गया, उसके बाद उस सिग्नल के जवाब में जो हमारे खून की नालियां हैं उनके अंदर जो ब्लड फ्लो है, जो खून का बहाव है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस तेज़ बहाव की वजह से जो मसल्स वहाँ पर मौजूद होते हैं वो एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, और जब वो एक्टिव होते हैं तो मसल्स इरेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पीनस भी इरेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो पीनस है इसके जो डिफरेंट अभी मैंने आपको पार्ट्स बताए कि इसमें मसल्स मौजूद हैं, इसमें ब्लड सप्लाई मौजूद है, इसमें नर्व्स मौजूद हैं, इन सब को देखते हैं। तो द पीनस शाफ्ट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। इसके अंदर आता है कार्पोरा कार्विनोसा, कार्पोरा स्पोंजियोसम, और उसके बाद आता है ग्लैंड्स पीनस। सबसे पहले देखते हैं कार्पोरा कार्विनोसा, ये क्या चीज़ है। कार्पोरा कार्विनोसा ये वो पार्ट होता है जिसके अंदर पीनस के तमाम मसल्स और ब्लड सप्लाईज मौजूद हैं। जब इसके अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है तो कार्पोरा कार्विनोसा के अंदर मौजूद मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, और उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो पीनस होता है वो भी इरेक्ट हो जाता है। द पार्ट ऑफ द पीनस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेक्शन ड्यूरिंग एक्साइटमेंट एज इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द ब्लड सप्लाई एंड इरेक्टाइल टिश्यूज़। ठीक है, तो उसके बाद जो अगला पार्ट है उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका मज़ीद क्या फंक्शन है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट द ब्लड फ्लो इनसाइड द कार्पोरा कार्विनोसा इंक्रीजेज एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो टू इरेक्टाइल टिश्यूज़ काज द पीनस टू बिकम इरेक्ट। अब जब भी कोई मेल एक्साइटेड हो जाता है तो उसकी जो ब्लड फ्लो होता है कार्पोरा कार्विनोसा के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस ब्लड फ्लो के बढ़ने की वजह से
जो इसके टिश्यूज़ और मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से पीनस इरेक्ट हो जाता है। दिस पार्ट ऑफ पीनस शाफ्ट लाइज आउटसाइड द इनर पार्ट कार्पोरा स्पोंजियोसम। अब जो दूसरा पार्ट हमने इसका ऊपर देखा कि कार्पोरा स्पोंजिसियम है, वो इसके अंदर मौजूद है, जबकि ये उसके बाहर की तरफ मौजूद है। अब आगे हम देखते हैं कि कार्पोरा स्पोंजिसियम का क्या काम है। कार्पोरा स्पोंजियोसम, इसका ये काम होता है कि जो यूरिथ्रा आ रहा है, यहाँ जो नाली आ रही है जिसके थ्रू यूरिनेशन और स्पर्म्स बाहर आते हैं, ये उसको ओपन रखता है। ओपन इस वजह से रखने की ज़रूरत होती है क्योंकि जब मसल्स पीनस के इरेक्ट हो जाएं, कॉन्ट्रैक्ट कर लें, तो जो नाली अंदर होती है उसके दबने के ख़तरात होते हैं कि वो दबकर बंद हो जाए। तो जो कार्पोरा स्पोंजियोसम है वो इरेक्शन के दौरान उस नाली को बंद नहीं होने देता और उसकी हिफाजत करता है और उसको ओपन रखता है। This part of penis shaft contains the urethra and further it can lead to the glans penis. The urethra runs along this layer undisturbed and is responsible for maintaining the urethral opening intact during sex drive. तो जब सेक्स ड्राइव जो होती है वो इन प्रोसेस होती है तो पीनस इरेक्ट हो गया। पीनस इरेक्ट होने से जो इसके अंदर मौजूद ये पेशाब की नाली है, ये इसको ओपन रखने का काम करता है। देन इसके बाद जो अगला कंपोनेंट है हमारे पास वो है ग्लैंस पीनस। ग्लैंस पीनस, पीनस के फ्रंट के ऊपर जो टिप होती है जहाँ पर पीनस की ओपनिंग होती है उसको हम कहते हैं ग्लैंस पीनस। ग्लैंस पीनस पीनस का सबसे सेंसिटिव पार्ट समझा जाता है। इसके अंदर बहुत सारी नर्व इम्पल्स होती हैं और इसके ऊपर जो नर्व इम्पल्स की शिद्दत होती है वो बाकी किसी भी जगह से बहुत ज़्यादा महसूस होती है। दिस इज़ द फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द पीनस। ये पीनस का सबसे जो पहले आने वाला हिस्सा है ये वो वाला हिस्सा है। इट इज़ ए बिट सर्कुलर एंड स्लाइटली डोम शेप्ड। ये थोड़ा सा सर्कुलर होता है, गोल होता है और डोम की तरह का बना होता है, यानी उभरा हुआ होता है। It contains the urethral opening inside it and allows one to do urination as well as ejaculation through this opening. अब इसके अंदर जो होती है वो यूरिथ्रा की ओपनिंग होती है, जो पेशाब की नाली होती है उसकी ओपनिंग होती है और ये किसी भी मेल को इस चीज़ के काबिल बनाता है कि वो इसके थ्रू यूरिनेशन कर सके और इसके साथ साथ अपने स्पर्म्स को भी रिलीज़ कर सके, यानी इजैकुलेशन कर सके। It may be sensitive part of penis. उसके बाद नर्व स्टिमुलेशंस ऑन पीनस आर हाई। यहाँ पर जो नर्व स्टिमुलेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं और जहाँ पर जो एहसास आता है वो भी बहुत ज़्यादा शिद्दत वाला होता है। इसके बाद जो अगला पार्ट है वो है स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड वो दागेनुमा चीज़ें हैं जिनकी मदद से टेस्टिस हमारी बॉडी के बाहर हैंग कर रहे हैं। इसका अगर देखें कि इसकी ओरिजिनल फॉर्म क्या है तो होता कुछ इस तरह है कि जब बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है माँ के पेट के अंदर, तब जो टेस्टिस इनिशियली बन रहे होते हैं वो बाहर नहीं बन रहे होते बल्कि वो बॉडी के अंदर बनते हैं। और जब जो बेबी होता है उसकी डिलीवरी होने वाली होती है तो उस वक़्त वो टेस्टिस जो पेट से निकलकर तो बाहर आ जाते हैं। तो जब वो पेट से निकलकर बाहर आते हैं तो वो दागेनुमा चीज़ों के साथ जुड़े हुए होते हैं पेट के साथ। उन दागेनुमा चीज़ों को जो कि फिर सारी उम्र मेल के साथ रहती हैं उनको हम कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड्स। अब इन स्पर्मेटिक कॉर्ड्स के अंदर टेस्टिस को जो लेके जाने वाली न्यूट्रिशनल सप्लाई है, यानी जो खाना जाता है वो होता है। इसके अलावा ब्लड सप्लाई होती है, इसके अलावा नर्व स्टिमुलेशंस होती हैं जो कि ब्रेन जिनके थ्रू सिग्नल भेजता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म प्रोड्यूस करो, कम स्पर्म प्रोड्यूस करो, टेस्टोस्टेरोन कितना प्रोड्यूस करना है, ये सब कुछ।
तो spermatic cord is a soft and round bundle of blood vessels, many ducts and nerves which are packed together tightly. इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत सारी डक्स होती हैं और नर्व्स होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होती हैं. दे यूजली सस्पेंड द टेस्टिस इन स्क्रोटम. इनकी मदद से टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर हैंग हुए होते हैं या सस्पेंड हुए होते हैं. दे अपेयर लाइक हैंगिंग फ्राम द बेली एंड होल्डिंग द टेस्टिस इनटू स्क्रोटम. और इनका मकसद ये होता है कि ये टेस्टिस को हमारे पेट के साथ जोड़ कर रखें और हैंग करके रखें और टेस्टिस को स्क्रोटम के अंदर होल्ड करें. Originally, during the development of baby, the testes are placed and developed inside the abdominal cavity. बेबी की जो डेवलपमेंट होती है उसके दौरान टेस्टिस बनते और मौजूद पेट या abdominal cavity के अंदर होते हैं. With the passage of time, वक्त गुजरने के साथ साथ when the baby matures inside the mother, जब जो बच्चा होता है वो माँ के अंदर डेवलप होता है तो एंड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो डिलीवरी के वक्त जब वो क्लोज आ जाता है, दीज टेस्टिस आर डिसेंड डाउन इनटू द स्क्रोटम, तो फिर ये टेस्टिस स्क्रोटम में नीचे उतर जाते हैं. द ब्लड सप्लाई विच इज़ पैक्ड इन इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टेस्टिस विद द बेसिक हेल्थ न्यूट्रिशन एंड रिक्वायरमेंट्स. कि इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई मौजूद है, जो जो स्पर्मेटिक कॉर्ड्स के अंदर ब्लड सप्लाई मौजूद है, वो टेस्टिस को वो क्या करती हैं, वो टेस्टिस को न्यूट्रिशन और इसके साथ साथ रिक्वायर्ड जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं. क्योंकि अगर टेस्टिस को ब्लड सप्लाई या खुराक या न्यूट्रिशन ना मिले तो उसका नतीजा ये होगा कि उसका नतीजा ये होगा कि जो टेस्टिस होंगे वो वर्क करना बंद कर देंगे, और जब वो वर्क करना बंद कर देंगे तो उनके अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं होंगे. और टेस्टिस को स्पर्म्स प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है. वो तमाम एनर्जी खून से हासिल करता है, खून के अंदर जो न्यूट्रिशंस मौजूद होते हैं उनके ज़रिए से. अब वो जो खून और वो जो न्यूट्रिशन और तमाम रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो टेस्टी तक जाती किस तरीक़ों से हैं, वो टेस्टी तक जाती इसी स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू हैं. वेन एवर द डिमांड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ इंक्रीज दीज में काज स्लाइट पेन लाइक फीलिंग्स. जब टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए फूड सप्लाई भी बहुत ज़्यादा और एनर्जी सप्लाई भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, जिस वजह से स्पर्मेटिक कॉर्ड्स के अंदर हल्की हल्की दर्द की फीलिंग का एहसास आ सकता है. The nerves packs inside it are responsible for the production of sperms and the testosterone. The male तो ये वही बात जो है ये यहाँ पर रिपीट हुई है. Whenever the demand of nutrition is increased, these may cause slight pain like feelings. इसके बाद है nerves packs inside it are responsible for production of sperms and testosterone, the male hormone, in response to an stimulus. कि जब भी स्टिमुलस जाएगा, जब भी कोई सिग्नल ब्रेन से टेस्टिस तक जाएगा, उसके नतीजे में जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे वो जो तमाम ये सारा गया है प्रोसीजर हुआ है, ये सारा स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू होता है. इसके बाद जो अगला पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेमिनल वेजिकल्स. सेमिनल वेजिकल्स एक हेल्पर ऑर्गन है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. ये स्पर्म्स प्रोड्यूस होने के बाद उन स्पर्म्स को मॉडिफाई करता है ताकि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाने के लिए बेस्ट हो जाएं. अब वो कैसे करता है ये अभी देखते हैं. सेमिनल वेजिकल्स आर हेल्पिंग ग्लैंड्स और ऑर्गन्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मददगार या मदद फराहम करने वाले ऑर्गन्स हैं या पार्ट्स हैं. ये करते ये हैं कि जब स्पर्म्स इन प्रोड्यूस होने के बाद
गुज़र कर तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जा रहे होते हैं, तो ये उनके अंदर न्यूट्रिशनल सिक्रीशंस या रतूबतें डाल देता है, क्योंकि उन स्पर्म्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ज़िंदा रहने के लिए खाने और एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो टेस्टिस के अंदर सिर्फ स्पर्म्स बने, जबकि उनका जो खाना प्रोवाइड करता है वो सेमिनल वेसिकल्स प्रोवाइड करते हैं। सेमिनल वेसिकल्स के बगैर कोई खाना ना हो और उसके बगैर कोई भी स्पर्म जो है वो सरवाइव ना कर पाए और कभी भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कामयाब ना हो पाए। They are involved in making yellowish secretions which are added to the sperms during their passage from testes to urethra। अगर आपने कभी देखा हो कि टेस्ट जो स्पर्म्स होते हैं, सीमन होता है, उसका कलर वाइट येलोइश टाइप होता है, वो इन्हीं सेमिकल वेसिकल्स की वजह से होता है कि जो इनके अंदर से लिक्विड निकल के स्पर्म्स के साथ मिक्स होता है इससे पहले कि वो जिस्म से बाहर आएँ, उसका कलर वो वाइट येलोइश सफ़ेद पीला टाइप पिलाहट टाइप सा होता है। और वो उसके अंदर होता क्या है, उस लिक्विड के अंदर, उस लिक्विड के अंदर खाना, ग्लूकोज, एनर्जी, ये सब कुछ होता है जिससे कि स्पर्म जो होते हैं वो ज़िंदा रहते हैं। These secretions include nutritions for the sperms। इन secretions के अंदर sperms के लिए nutrition मौजूद होती है। These nutritions are necessary for the sperms to travel and stay alive। ये जो nutritions हैं, ये जो खाना है, ये जो एनर्जी है, ये स्पर्म्स को ट्रैवल करने के लिए, कि जब वो ट्रैवल कर रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक पे, वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए और फिर ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दीज न्यूट्रिशंस आर हेल्पफुल इन स्पर्म सर्वाइवल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाने के बाद फिर पीछे कोई बैकअप नहीं होता, क्योंकि वो मेल की बॉडी से तो निकल चुके हैं, तो फिर बैकअप के लिए उनके अंदर ये लिक्विड मिक्स हो जाता है जो कि उन्हें वहाँ पे खाना वगैरह प्रोवाइड करता रहता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक बैटरी बगैर लाइट के किसी चीज़ को एनर्जी प्रोवाइड करती है। These glands have ability to contract by which they pour their secretions in the sperms while they are passing। अब जब स्पर्म्स इनके अंदर से गुजर रहे होते हैं तो ये करते क्या हैं कि इनके अंदर जो होते हैं वो सिकुड़ने या कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इनके अंदर से मौजूद तमाम सिक्रीशंस निकलकर स्पर्म्स के साथ मिक्स हो जाती हैं। तो ये इसके काम करने का तरीक़ाकार है। इसके बाद जो अगला चीज़ हम पढ़ेंगे वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड भी एक हेल्पर मेल ग्लैंड है ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। प्रोस्टेट ग्लैंड के बगैर कभी भी स्पर्म्स फीमेल की बॉडी के अंदर ज़िंदा ना रह पाएँ, क्योंकि फीमेल की जो वेजाइनल पार्ट होता है उसकी नेचर होती है एसिडिक, वो एसिडिक नेचर का होता है, जबकि जो स्पर्म्स होते हैं वो बेसिक नेचर में रहते हैं। और अगर वो तेज़ाबी नेचर में जाएंगे वेजाइना के अंदर तो वो किल हो जाएंगे। तो स्पर्म्स को उस किल होने से बचाने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड्स स्पर्म्स को जो हैं वो बेसिक मटेरियल प्रोवाइड करते हैं ताकि वो वहाँ पर जाके तेज़ाबियत के ख़िलाफ़ लड़ सकें। तो इट secretes some secretions which are basic in nature। Now these secretions make sperms basic in nature। अब जब ये secretion, ये लिक्विड जब स्पर्म्स के साथ मिक्स हो गया तो इसने स्पर्म्स को भी बेसिक बना दिया। दे गिव स्पर्म्स देयर मिल्की वाइट अपीयरेंस। अब जो स्पर्म्स की अपीयरेंस हमें मिल्की वाइट सी नज़र आती है, वाइट सी नज़र आती है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड के लिक्विड की वजह से होती है। अदरवाइज स्पर्म्स बिल्कुल क्लियर लिक्विड हो, जब इसके साथ ये प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन मिल जाएं तो उनकी वाइट अपीयरेंस आना स्टार्ट हो जाती है। इससे नेक्स्ट जो है ये दिस इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज द फीमेल वेजाइना इज़ एसिडिक इन नेचर एंड इन एसिडिक इन्वायरमेंट दीज स्पर्म्स विल बी डेड विदाउट प्रोस्टेट ग्लैंड। कि जो
वजाइना की नेचर है वो तो एसिडिक है, और इनके बगैर, इन सिक्रीशंस के बगैर जो स्पर्म्स होंगे वो वहाँ पर जाके डेड हो जाएंगे। सो दिस ग्लैंड इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ ए स्पर्म। तो एक स्पर्म की लाइफ में और उसको ज़िंदा रखने के लिए जहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स से आने वाली एनर्जी वाले लिक्विड की ज़रूरत है, वहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हमारी बॉडी के अंदर दो इजैकुलेटरी डक्ट्स भी मौजूद होती हैं। इजैकुलेटरी डक्ट्स का काम ये होता है कि जो स्पर्म्स बन गए हैं उनको लेके पीनस तक जाना। अब ये इतने सारे स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ लिए, तो इन स्ट्रक्चर से कौन सी चीज़ें लेके स्पर्म्स को जा रही हैं, वो चीज़ें, वो नालियाँ जो होती हैं, उन नालियों को हम इजैकुलेटरी डक्ट्स कहते हैं। इजैकुलेटरी का मतलब होता है जो बाहर निकाले। तो जिन नालियों से स्पर्म गुजर कर बाहर की तरफ जाते हैं, पीनस की तरफ जाते हैं, उनको इजैकुलेटरी डक्ट्स कहा जाता है। और हमारी बॉडी में दो इजैकुलेटरी डक्ट्स होती हैं जो कि जाके पीनस को अटैच होती हैं। एक इजैकुलेटरी डक्ट एक सेमिनल वेजिकल से निकल रही होती है, इसलिए क्योंकि सेमिनल वेजिकल में आके स्पर्म के अंदर एनर्जी ऐड कर दी जाती है, तो फिर वहाँ से ये एक्टिव स्पर्म्स को लेके तो यूरिथ्रा उसकी पीनस की तरफ मूव करती हैं। दे गाइड द स्पर्म्स कमिंग फ्रॉम द टेस्टिस टुवर्ड द यूरिथ्रा। ये जो टेस्टिस से आने वाले स्पर्म्स होते हैं उन्हें लेके यूरिथ्रा की तरफ मूव करती हैं। दे हैव मसल्स विच कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पर्म्स आर पुश टुवर्ड द यूरिथ्रा। इनके अंदर स्पर्म्स होते हैं जो कि इनके अंदर मसल्स होते हैं जिनकी कॉन्ट्रैक्शन की मदद से स्पर्म्स सक्सेसफुली यूरिथ्रा की तरफ मूव करते रहते हैं। When these ducts receive signal from brain, they contract and ejaculate the sperms towards the urethra. अब जब ये डक्ट्स जो होती हैं ये ब्रेन से सिग्नल रिसीव करती हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से इनके अंदर मौजूद स्पर्म्स जो होते हैं वो यूरिथ्रा या पीनस की तरफ इजैकुलेट हो जाते हैं। इसके बाद जो अब एंड वाला प्रोसेस हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इजैकुलेशन। इजैकुलेशन, ये जितना भी हमने प्रोसेस पढ़ लिया इसके अंदर स्पर्म्स बन भी गए, स्पर्म्स स्टोर भी हो गए, स्पर्म्स में एनर्जी भी ऐड हो गई, स्पर्म्स में बेसिक नेचर भी आ गई, स्पर्म्स हर जगह से पास भी हो गए और गुज़र भी गए। तो अब एंड रिज़ल्ट में स्पर्म्स पीने से गुज़र के इजैकुलेट होते हैं। तो जो एंड वाला पॉपुलेशन के अंदर स्पर्म्स होते हैं वो पीने से बाहर पास आउट होते हैं और रिलीज़ हो जाते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में चले जाते हैं। इसके अंदर जो स्पर्म्स होते हैं वो पास आउट होके वेजाइनल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक जाते हैं और उनको वहाँ तक जाने के लिए हेल्प आउट करते हैं पीनस। ये एक पीक प्रोसेस है। जब भी इजैकुलेशन मेल के अंदर होती है तो उसके अंदर जो फीलिंग्स और स्टिमुलेशंस होती हैं वो पीक पर चली जाती हैं। ये वो पॉइंट होता है जब इसके अंदर जो फीलिंग, जो इंजॉयबल फीलिंग्स वाली स्टिमुलेशंस होती हैं वो पीक पर चली जाती हैं। पर एक दफ़ा इजैकुलेशन होने के बाद उसकी वो तमाम नर्व इम्पल्स जो ऊपर हाई गई होती हैं बहुत ज़्यादा, वो नीचे डाउन चली जाती हैं और वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। दिस प्रोसेस हैज़ इंटेंस नर्व स्टिमुलेशंस ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। आफ्टर ejaculations all hormones are stabilized and peak nerve stimulations become relaxed। तो जो तमाम हार्मोन्स होते हैं वो भी स्टेबलाइज हो जाते हैं इजैकुलेशन के बाद और पीक नर्व स्टिमुलेशंस भी रिलैक्स्ड हो जाती हैं। तो यहाँ तक आज जो था वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा।